मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी फाइन होंगे, आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमारा है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का 8वां दिन है, #डे 8 है आज हमारा ये। और आज के दिन हम बात करने वाले हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप्स। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं। देखिए, इफ यू वांट टू मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग इन केमिस्ट्री देन यू विल हैव टू नो व्हाट आई विल टीच हियर। मतलब मैं जो यहाँ पढ़ाऊंगा उसे आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप आज की यह चीजें नहीं जानते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं जानते हैं क्या होती हैं, उनके प्रकार नहीं जानते हैं, तो ये समझ लीजिए आप केमिस्ट्री में 40% चीजें नहीं जानते हैं। 40% आपको केमिस्ट्री आती ही नहीं है। बाकी यारी पूरी जब चीजें जान जाएंगे तब तो 60% होगा, लेकिन सिर्फ 40% यही वीडियो है। अगर आप ये समझ गए तो आप ये मानकर चलिए कि आप केमिस्ट्री की 40% चीजें जानते हैं। तो आज की यह वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी तरह से वीडियो समझ में आ जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो लेटेस्ट अपलोड करता रहूं, उस वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो उसके क्रम में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई दो पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु जो होते हैं वह पुनः व्यवस्थित होकर, मतलब किसी प्रकार से बिखर कर या किसी प्रकार से मतलब रीअरेंजमेंट होकर, उनमें पुनः व्यवस्थित होकर किसी भी नए पदार्थ का निर्माण या पदार्थ के परमाणुओं का निर्माण कर दे, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर सीखते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु या स्वयं पदार्थ कह लीजिए, तत्व योगी कुछ भी, कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ जो है वह पुनः व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर हम चलते हैं कि मान लीजिए कोई हमारा नाइट्रोजन का परमाणु है N2+H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ये मिलकर हमारे अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं, 2NH3। N2+3H2 gives out 2NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो जब दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या उनके परमाणु पुनः व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर दें, तो वह हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इस भाग को जैसा कि हम जानते हैं अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाकर्मक भी कहते हैं। इसको हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम और चलते हैं। KClO3 gives out KCl+O2। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3। अब हमारी जो है क्रिया बैलेंस है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ, यहाँ एक से अधिक है लेकिन यहाँ पर एक ही है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु जो है वह पुनः रीअरेंजमेंट होकर, पुनः व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर दें, किन्हीं नए पदार्थ या पदार्थों के परमाणुओं का निर्माण कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अब बारी है हम बात कर लें अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो जैसा कि अभिक्रियाओं के प्रकार मीन्स अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं साथियों बहुत प्रकार की होती हैं। सभी को बता पाना लगभग मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एक वीडियो में बता पाना लगभग मुश्किल है। देखिए, हम अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, उष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं, विघटन अभिक्रियाएं, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, मतलब अब ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं। हम जिनमें से कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे धीरे धीरे हम करके सभी के बारे में जो जैसा पढ़ता जाएगा उसके बारे में बात करते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी अभिक्रिया है वह है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, योगात्मक मीन्स जोड़, योग मीन्स
जोड़ होता है। तो जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ या पदार्थों का निर्माण करता है तो वह योगात्मक अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, S+O2 गिव्स आउट SO2। यहाँ पर क्या हुआ कि सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। दो चीजें जब आपस में जुड़कर किसी तीसरे पदार्थ का जब निर्माण करें तो ऐसी अपक्रियाओं को हम योगात्मक अपक्रियाएं कहते हैं। कौन सी? एक बार फिर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करती हैं तो उन्हें हम योगात्मक अपक्रियाएं कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और अपक्रिया की। देखिए, जो अगली हमारी अपक्रिया है वह है प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, योगात्मक अपक्रिया होप आप सभी समझ चुके होंगे ना, प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कोई तत्व या कोई परमाणु किसी पदार्थ में से किसी परमाणु या किसी तत्व को विस्थापित कर, मतलब उसको हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम कौन सी अपक्रिया कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इसको। ट्रेन में सफर हो रहा है, कई लोग बैठे हुए हैं और एक भाई साहब अकेली सीट पर बैठे हुए थे, तो दूसरी भाई साहब आए और उनसे कहा, ओए उठिए। वहां से वो उठ गए और उनका स्थान जो है उन्होंने ले लिया। तो सेम उसी प्रकार जैसे वो भाई साहब पहले वाले उठे तब तो दूसरे वाले बैठे, उसी प्रकार प्रतिस्थापन अपक्रिया में भी होता है कि कोई पदार्थ या तत्व जो होता है वो किसी तत्व को वहां से हटाकर उसका स्थान ले लेता है जाकर। ऐसी अपक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, CuSO4 प्लस Fe गिव्स आउट, हमें क्या प्राप्त होगा इसमें उत्पाद? FeSO4 प्लस Cu। कापर वहां पर हमें एक परत के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो ये Cu का स्थान Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया, सीधा Cu के स्थान पर Fe आ गया, आप लोग देख सकते हैं। तो जब कोई तत्व या कोई परमाणु किसी को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो ऐसी अपक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरी अपक्रिया की। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। साथियों, हमने अभी दो अपक्रियाओं के बारे में पढ़ा, योगात्मक अपक्रियाएं तथा प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तीसरी जो हमारी अपक्रिया है वह है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया तथा चौथी जो है वह है उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, कुछ अपक्रियाएं वह अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं वह अपक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही दिशा से संपन्न होती हैं। जैसा कि एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। आप लोग चाय बनाए होंगे कभी घर पर, तो चाय आप लोग चीनी, पानी, दूध वगैरह सब कुछ मिलाकर चाय तो बना सकते हैं, लेकिन क्या फिर चाय को दूध, चीनी, पानी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो वह जो अपक्रिया है केवल चीनी, पानी और दूध से चाय तो बन सकती है, लेकिन चाय से फिर चीनी, पानी, दूध नहीं बन सकता है। तो यह जो अपक्रिया है केवल एक ही दिशा से संपन्न हो सकती है। समझ गए ना? यह जो अपक्रिया है केवल एक ही दिशा से संपन्न हो सकती है। मीन्स सिर्फ यहाँ पर अभिकारक से उत्पाद मिल सकता है, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहते हैं। एक बार फिर समझते हैं, एक एग्जांपल लेकर इसको चलते हैं कि देखिए, जैसा कि हम KClO3 गिव्स आउट KCl प्लस O2, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये हमारी बैलेंस हो गई। तो जहां पर अब इसको पहचानेंगे कैसे? जहां पर ये वाला तीर का निशान लगा रहे वहां पर आप लोग जान जाइए कि यह जो हमारी अपक्रिया है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। जहां पर ये सिंगल तीर का निशान लगा रहे, अभी उत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में बताएंगे तो उसमें डबल तीर लग जाएगा, क्योंकि वह दोनों दिशा से संपन्न होगी। जैसे यहाँ पर जो ये तीर लगा रहे वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया की पहचान कराता है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती क्या है? जो जिसमें सिर्फ अभिकारक से उत्पाद प्राप्त किया जाए, उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त करना लगभग असंभव ही है। लगभग क्या उसमें लगा है, मतलब असंभव हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उत्क्रमणीय अपक्रियाओं के बारे में। देखिए, जैसा कि इसका जस्ट अपोजिट होगा कि उत्क्रमणीय अपक्रियाएं वह अपक्रियाएं होती हैं जिनसे अभिकारक से उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है
तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, H2 प्लस I2, यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ से इससे इसको भी प्राप्त किया जा सकता है और पुनः उससे इसको भी प्राप्त किया जा सकता है, तो हमारा 2HI बन जाएगा। यहाँ पर ये वाला चिन्ह आप लोग जहाँ देखेंगे तुरंत ही जान जाएंगे कि ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहाँ पर हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही। एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा 2NH3, हमारी गैस बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम इससे इसको तो प्राप्त कर सकते हैं और इससे इसको भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार फिर, वह अभिक्रियाएं जिनसे अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त किया जा सके लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त करना असंभव हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तथा वह अभिक्रियाएं जिनसे अभिकारक से उत्पाद प्राप्त किया जा सके तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त किया जा सके, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब हमारी जो पांचवी अभिक्रिया है वह वियोजन है और छठी अपघटन अभिक्रियाएं हैं। हमने 4 अभिक्रियाओं के बारे में भी तुरंत पढ़ा, योगात्मक, प्रतिस्थापन, अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय। अब जो हमारी पांचवी है वियोजन और छठी अपघटन अभिक्रियाएं हैं। तो वियोजन अभिक्रियाएं ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं और अपघटन अभिक्रियाएं ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो हम सबसे पहले वियोजन के बारे में बात करते हैं। जब कोई पदार्थ वियोजित होकर स्वतः वियोजित होकर किसी भी अन्य पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा 2HgO गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो 2Hg प्लस O2, यहाँ पर यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जब कोई पदार्थ वियोजित होकर मतलब स्वतः ही टूटकर अपने परमाणुओं में या तत्वों में या अणुओं में विभाजित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं और सेम यही डिफिनेशन इसकी भी होगी, लेकिन यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होगी। जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा KClO3 gives out 2KCl प्लस 3O2, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा बैलेंस करने के लिए। तो यह जो अभिक्रिया है यह विखंडित होकर जब कोई पदार्थ टूटकर अपने अणुओं में, परमाणुओं में या तत्वों में विभाजित या किसी नए यौगिक में विभाजित हो जाता है या वियोजित हो जाता है या विघटित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है और यह जो अभिक्रिया है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसका एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, PCl5 gives out reversible reaction, PCl3 प्लस Cl2। इसका एक एग्जाम्पल सेम, जब कोई पदार्थ अपने अणुओं में वियोजित हो जाता है या किसी नए यौगिकों में वियोजित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। अब लगभग आप लोग समझ चुके होंगे ना वियोजन और अपघटन क्या होती है, इनमें अंतर क्या है। यह उत्क्रमणीय होती है, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी एक और अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। जैसा कि इसके इन दोनों के नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का त्याग करने वाली, समझ में आया। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को अवशोषित करने वाली, ऊष्मा का शोषण करने वाली अभिक्रियाएं। तो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये एक तो ऊष्माक्षेपी होती है और एक ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं।
आप लोग घर में कभी घर पेंट करने के लिए चूना और पानी, जैसे चूने को मिलाते नहीं है पेंट करने के लिए, जब चूना बनाते हैं कहीं पर, चूना आप लोग देखिए जाइए, जब चूना बनाया जाता है आप लोगों के घर पर, तो क्या होता है जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो कुछ समय बाद तुरंत उबलने लगता है, तुरंत उसमें से मतलब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बॉईल होने लगता है, उसमें से आप तुरंत बुलबुले निकलने लगते हैं। तो वह कौन सी अपक्रिया है? वह उष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकल रही है, उसमें से ऊष्मा निकल रही है। तो जब चूने के पत्थर को पानी में मिलाया जाता है तो उसमें उससे बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, बुझा हुआ चूना हमें मिल जाता है, और वह जो अपक्रिया होती है वह उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, क्योंकि उसमें से ऊष्मा का त्याग हो रहा होता है। उष्माशोषी अपक्रिया, ऐसी अपक्रियाएं जो जय संपन्न होने के बाद उष्मा को अवशोषित कर लें, उष्मा को अवशोषित कर लें। जैसे आप लोग कभी चीनी पानी का शरबत बनाइए तो आप लोग क्या देखेंगे, पानी लीजिए और पानी का टेम्परेचर आप उससे नाप लीजिए, और उसके बाद में शरबत, उसमें चीनी मिलाकर शरबत बना लीजिए, उसका टेम्परेचर आप लोग नाप लीजिए, तो आप लोग क्या पाएंगे कि पानी का जो टेम्परेचर होगा वह शरबत के टेम्परेचर से अधिक होगा। मतलब वह शरबत जो होगा आपका वह अधिक ठंडा हो चुका होगा। आपका शरबत जो है वह ज्यादा ठंडा होता है पानी की अपेक्षा। तो यह जो अपक्रिया होती है यह उष्माशोषी अपक्रिया होती है। आई होप आप लोग उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अपक्रिया के बारे में समझ चुके होंगे। अभी हमने तुरंत पढ़ा कि वियोजन अपक्रिया तथा अपघटन अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो वियोजन अपक्रियाएं तथा अपघटन अपक्रियाएं, दो अपक्रियाओं के बारे में तुरंत पढ़ा। उनमें से कुछ आप लोगों ने सुना होगा, विद्युत वियोजन अपक्रियाएं तथा उष्मीय वियोजन अपक्रियाएं, विद्युत अपघटन तथा उष्मीय अपघटन अपक्रियाएं। तो ये क्या होती हैं कि जब उष्मा के प्रभाव से वियोजन हो तो उसे उष्मीय वियोजन कहेंगे, और जब उष्मा के प्रभाव से अपघटन हो तो उसे उष्मीय अपघटन कहेंगे, और जब विद्युत के प्रभाव से वियोजन हो तो उसे विद्युत वियोजन कहेंगे, और जब विद्युत के प्रभाव से मतलब विद्युत के कारण अपघटन हो तो उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो आई होप आप सभी विद्युत अपघटन, विद्युत वियोजन तथा उष्मीय अपघटन, उष्मीय वियोजन समझ चुके होंगे। तो अब हमारी जो अगली अपक्रिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वह है हमारी उभय अपघटन अपक्रिया। कौन सी? उभय अपघटन अपक्रिया। देखिए, उभय अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें परस्पर जब कोई दो यौगिक आपस में मिलते हैं तो किसी एक यौगिक का कोई परमाणु किसी दूसरे यौगिक के किसी परमाणु को प्रतिस्थापित कर उसका स्थान, मतलब आपस में स्थानों का अदला बदल हो जाता है। वह जाकर उसका स्थान ले लेता है और वह आकर उसका स्थान ले लेता है। जैसे हम एक बार देखते हैं, यहाँ पर हम एक एग्जांपल से चलते हैं। AgCl प्लस NaOH, जब इसको हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा जो Ag होगा, Ag ये हमारा Na के प्लेस पर आ जाएगा। तो अब वहां पर चूंकि जगह नहीं इसलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, AgOH प्लस NaCl। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि Ag ने Na का स्थान लिया और Na ने भी उठकर Ag का स्थान ले लिया। Ag मीन्स सिल्वर, Na मीन्स सोडियम होता है। सोडियम का लैटिन नाम के अनुसार इसका नाम लिया जाता है, नाइट्रियम इसका लैटिन नाम होता है। तो देखिए आपस में इन्होंने उसके स्थानों का अदला बदली आपस में कर ली है। तो उभय अपघटन अपक्रिया को अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस इसमें हम और क्या ले लेते हैं, NaOH, सॉरी NaOH लेना था, दूसरा हमने ले लिया NaOH। अब हम इसको जब उभय अपघटन अपक्रिया में क्या बनकर हमारा तैयार होगा, इसको देखिए। वहां पर जगह नहीं इसलिए फिर नीचे हम लिखते हैं, क्योंकि लिखना सही वही है लेकिन अब जगह नहीं है हमारे व्हाइट बोर्ड में, इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा Na जो होगा ये H का स्थान ले लेगा और H हमारा Na का स्थान ले लेगा। यही तो उभय अपघटन की परिभाषाएं हैं। फिर एक बार देखिए,
कि जब किसी यौगिक का एक परमाणु किसी दूसरी यौगिक के दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले ले तथा जिस तत्व को वह प्रतिस्थापित किया है जिस परमाणु को, वह परमाणु उस परमाणु को अपना स्थान दे दे, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम उभय विघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एक बार फिर देखते हैं इसको, तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, यहाँ पर CH3 COO H के स्थान पर Na आ गया और फिर Na के स्थान पर H चला जाएगा तो प्लस HOH, तो यहाँ पर 2 H हो गए, इसलिए इसको हम H2O कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जल बनकर तैयार हो गया। तो आई होप आप सभी उभय अपघटन अपक्रिया को समझ चुके होंगे। तो अब हमारी जो अगली अपक्रियाओं की प्रकार हैं उसमें है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं। कि ऑक्सीकरण अपक्रियाएं क्या होती हैं, अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं। साथियों, अब यहाँ हम बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या होती हैं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसको कहते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं क्या होती हैं। ऑक्सीकरण अपक्रियाएं वह अपक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व का त्याग हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा हो। 3 कंडीशन ऐसी हैं, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहते हैं। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर C+O2 गिव्स आउट CO2। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, पहली कंडीशन हुई, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हमारा जो हो गया ये ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गई। दूसरा देखिएगा 2 नंबर वाला H2S प्लस H2O2 गिव्स आउट, हमारा क्या बनकर तैयार होगा, यहाँ पर देखिए S प्लस 2H2O। हमारी अपक्रिया तो बैलेंस है, अपक्रिया बैलेंस देखते रहिएगा आप लोग, अपक्रिया बैलेंस ना हो तो बताइएगा। यहाँ पर देखिए H2S में से H2 का त्याग हुआ, तो दूसरा जो कंडीशन मैंने कहा, पहली कंडीशन में या ऑक्सीजन जुड़े, दूसरी कंडीशन में या हाइड्रोजन का त्याग हो, तीसरी कंडीशन जो है हमारी, तीसरी कंडीशन से भी अवेयर हो लेते हैं, Fe2+ था यहाँ पर, और उसके बाद में इसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, इलेक्ट्रॉन माइनस। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया मीन्स ऋणावेश निकल गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब एक ऋणावेश और निकल गया, तो इस पर जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ना ही बढ़ना है, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है। इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा Fe3+। Fe3+, भाई ऋणावेश निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक एक ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने ऑक्सीकरण अपक्रियाओं की जो बात कही थी, किन अपक्रियाओं को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, फिर समझिएगा। हाइड्रोजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व का त्याग हो रहा हो, तो यहाँ देखिए H2S से H2 का त्याग हो गया, इलेक्ट्रॉनों या फिर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, तो इन सभी अपक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीकरण अपक्रियाएं क्या होती हैं, तो हमने सीखा, लेकिन अपचायक क्या होता है। तो जिस तत्व का या जिस धातु का या जिस यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा हो उसे हम अपचायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कार्बन में तो भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन हमारा किसका काम करेगा, अपचायक का काम करेगा। यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि H2S से ही तो हाइड्रोजन निकला है, तो इसे हम अपचायक, यह अपचायक का कार्य करेगा, इसे अपचायक कहेंगे। यहाँ पर Fe मतलब फेरस का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। मीन्स जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा होता है, जिस तत्व धातु अथवा यौगिक का, उसे हम अपचायक कहते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या है तथा अपचायक क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं अपचयन के बारे में। किसके बारे में, अपचयन के बारे में। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए, हमने अभी बात की कि ऑक्सीकरण क्रियाएं क्या होती हैं। ऑक्सीकरण क्रियाओं में क्या होता था, O2 जोड़ता था, तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, O2 त्याग होगा, मतलब ऑक्सीजन का त्याग होगा। वहां पर क्या होता था, हाइड्रोजन का त्याग होता था, तो यहाँ जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन जुड़ेगा। वहां क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता था, यहाँ उसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा।
तो अपचयन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग हो, हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व जुड़े, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आगमन होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का त्याग होना है, क्या होना है, त्याग होना है। तो पहला जो एग्जाम्पल हो जाएगा CuO प्लस H2। गिब्स आउट हमारा क्या बनकर तैयार होगा यहाँ पर Cu प्लस H2O। क्या हुआ यहाँ पर CuO में से ऑक्सीजन का त्याग हुआ। वहां ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था। अगला जो मैंने कहा कि इसमें हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो उसको देख लेते हैं Cl2 प्लस H2, ये हो जाएगी हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हो जाएगा 2HCl। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा, ऑक्सीजन का त्याग हुआ और हाइड्रोजन जुड़ा। अगली जो हमारा अगला जो नियम है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा ग्रहण किया जाएगा, जुड़ेगा। तो उसको एग्जांपल से समझते हैं। Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस हमारा क्या बनकर तैयार होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ रहा है तो एक ऋण विद्युतीय तत्व आ रहा है, तो एक ऋण विद्युतीय तत्व को क्या करेगा, धन विद्युतीय तत्व को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बनकर तैयार होगा Fe2 प्लस। तो ये तीनों कंडीशन आप लोग समझ चुके होंगे कि ऑक्सीकरण में क्या होता था, हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता था, यहाँ हाइड्रोजन का त्याग हुआ। ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता था, यहाँ ऑक्सीजन का त्याग हुआ। उसमें हाइड्रोजन जो है त्यागा जाता था, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा। उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए। तो ये तीनों अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं होती है। मतलब ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसको कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकारक क्या होता है। देखिए ऑक्सीकरण में जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा होता था उसको हम अपचायक कहते थे, और अपचयन में जिस तत्व का अपचयन हो रहा हो उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। जस्ट अपोजिट होगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर CuO का अपचयन हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीकारक, यहाँ पर Cl2 का अपचयन हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीकारक, यहाँ पर Fe3 प्लस का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है तो इसको भी हम ऑक्सीकारक ही कहते हैं। तो आई होप आप सभी अपचयन के प्रोसेस को समझ चुके होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया आखिर होती क्या है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा ऑक्सीकरण रिडक्शन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में हमने अभी पढ़ा। तो अलग अलग पढ़ा। तो रिडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो। मतलब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी अभिक्रिया में रिडक्शन भी होगा। मतलब एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल समझते हैं। SnCl2 प्लस 2 FeCl3 gives out SnCl4 प्लस 2 FeCl2। तो अब हम समझते हैं कि कैसे जो है इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हुआ। तो हम जैसा कि जानते हैं कि Cl पर हमारे -1 चार्ज होता है, जानते हैं। यहाँ पर 2 Cl है तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा -2 चार्ज आ जाएगा। अब जब इस पर -2 चार्ज आया, चूंकि अयौगिक है तो जाहिर सी बात है इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर Sn पर कौन सा चार्ज आया, +2 चार्ज आया। यहाँ पर समझते हैं Cl पर -1 चार्ज और यहाँ पर कितने Cl है, 3 Cl, तो यहाँ पर -3 चार्ज होगा। तो Fe पर जाहिर सी बात है +3 चार्ज होगा। समझ गए ना। अब हम आगे समझते हैं। Cl पर -1 चार्ज, कितने Cl है, 4 Cl है, तो यहाँ पर कितना -4 चार्ज आ जाएगा। तो Sn पर +4 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर Cl पर -1 चार्ज, 2 Cl है, इस पर -2 चार्ज और Fe पर भी +2 चार्ज आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उसको हम अपचयन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर Sn पर +2 चार्ज था तो यहाँ पर +4 हुआ। मतलब Sn क्या हुए, Sn ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। Sn क्या किया, Sn ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ी। जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर Sn का तो ऑक्सीकरण हुआ, और जब जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है। तो यहाँ पर यह क्या हुआ, हमारा अपचायक हुआ, अपचायक हुआ, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी है, आप लोग देख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या
इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटी है। जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर समझते हैं, Fe पर +3 चार्ज था, अब कितना बचा, +2 चार्ज बचा, मतलब कहीं ना कहीं से बाहर से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तभी तो 1 चार्ज घट गया इसका। पॉजिटिव में 1 चार्ज घटा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उसे हम अपचयन कहते हैं। ऐसी अपक्रियाओं को अपचयन अपक्रिया कहते हैं। और जिस तत्व या यौगिक का अपचयन होता है उसे हम आक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आक्सीकारक, सॉरी कारक हो जाएगा, ये हमारा आक्सीकारक हो जाएगा। और ये इसमें आक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए इस अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। तो आई होप आप यह पूरी वीडियो को बहुत ही मनोरंजन के साथ अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर कोई फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी पूरी वीडियो समझ चुके होंगे। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगी है, हाँ, फिर नहीं तो हाँ समझ रहे हैं ना। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।